Hello guys, welcome to Study for Success. So today we are going to start with the lecture 2 of chapter 4 structure of atom, जिसमें हम lecture 2 start करेंगे. lecture 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है YT पर, आप जाके देख सकते हो. वहाँ पे किसी ने अगर नहीं देखी उस दिन या क्लास नहीं अटेंड करी वो YT पे जाकर देख सकते हैं. So what all we have covered in lecture 1 वो मैं अभी आपको brief कर देती हूँ एक बार. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तो चैप्टर हेडिंग है. इंट्रोडक्शन देखा था हमने कि किसने प्रपोज बेसिकली करा था ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो डाल्टन थे जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था. डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी हमने पूरी पढ़ी है. इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन, पार्टिकल की रिप्रेजेंटेशन, वेदर इट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड उनका चार्ज, उनका मास, सब कुछ हमने पढ़ा था. इन दोनों के मैंने मास के बीच में आपको डिफरेंस बताया था. बेसिकली वो जेई और आईआईटी एडवांस लेवल का है क्वेश्चन, बट स्टिल यू शुड नो, जनरल नॉलेज भी अच्छी होती है इससे. कैनल रे के बारे में पढ़ा था, ये पूरा डायग्राम है मैंने आपको बताया था. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, जो हमें अब जितने मॉडल्स प्रपोज हुए थे, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन्स मॉडल, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हमने थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट कर लिया था. थॉमसन मॉडल में क्या था, उन्होंने क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर किया था कि बीच में जो वो है पुडिंग है प्रॉपर इनसाइड द स्फीयर, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो ऊपर से फ्रूट्स डाले होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. उन्होंने ऐसे कंपेयर करा था. उन्होंने वाटरमेलन से भी इसे कंपेयर करा था. बहुत सारी चीज़ें, ये थॉमसन के पोस्टुलेट्स हैं. रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ लिया था पूरा, was done, and conclusion, ड्रॉबैक, फीचर्स, सब कुछ हमने पढ़ लिया था इसके बारे में. एंड मैंने आपको स्पेशली बताया था ड्रॉबैक्स और ये पूरे मॉडल्स आपको याद होने चाहिए. मॉडल्स के बारे में सारे पॉस्टुलेट्स है, क्योंकि बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है और ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट क्लास में भी मैंने इसे मार्क करा था एंड अगेन आई एम मार्किंग इट स्टार. आपको उस पर ध्यान रखना. नेक्स्ट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. आज हम स्टार्ट करेंगे. तो बोहर ने बेसिकली क्या प्रपोज करा. रदरफोर्ड में हमने पढ़ लिया था कि उन्होंने हमें क्या बताया था. जस्ट सेकेंड. रदरफोर्ड की फीचर्स और ये रदरफोर्ड मॉडल में उन्होंने हमें क्या बताया था, मैंने आपको बता दिया था कि वो उनका गोल्ड फॉइल वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो रदरफोर्ड का था. उसमें पार्टिकल्स कितने स्ट्राइक हुए, स्ट्राइक बैक हुए, किसने पास किया और कौन कंप्लीटली वापस आ गया सेम पाथ से, रीबाउंड हो गया बेसिकली, वो सब आपने देखा होगा. ये रदरफोर्ड मॉडल है. बोहर मॉडल ने क्या था भाई, रदरफोर्ड में भी ड्रॉबैक्स आए, थॉमसन में ड्रॉबैक आए तो रदरफोर्ड ने इसको स्टडी करा. रदरफोर्ड के ड्रॉबैक आए तो उसके बाद बोहर ने इसे स्टडी करा. तो अब देखते हैं कि बोहर ने हमें क्या बताया इसके बारे में. To overcome drawbacks of Rutherford's model, Niels Bohr in 1912 proposed modified structure of atom. Modified structure of atom इन्होंने बनाया. किस रीजन क्या था बनाने का, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. इस रीजन ये था इसके पीछे, इसलिए उनको ये बनाना पड़ा, इसलिए उनको इस मॉडल के ऊपर आगे रिसर्च करनी पड़ी. पोस्टुलेट्स अगर हम इनके देखें, only certain special orbit known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. एटम, उन्होंने क्या देखा कि एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एक स्पेशल ऑर्बिट होते हैं, ओनली दी स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्बिट्स. और उनको नाम क्या दिया उन्होंने, उनको नाम दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. उनको उन्होंने क्या नाम दिया, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम. एटम के अंदर खाली इस टाइप के ऑर्बिट ही अलाउड है. सेकेंड, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी. जब वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं. मतलब जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं, जब वो घूम रहे हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में अपने अपने, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं. डू नॉट रेडिएट एनर्जी. थर्ड पॉइंट, these orbits are shells are called these orbits or shells. इन orbits और shells को हम are called energy orbits. These orbits or shells are represented by the letters. हाँ, इनको आप energy orbitals भी बोलते हो. ये energy exhibit करते हैं, different kind की orbits. इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी नहीं एग्जिबिट करता, जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट रेडिएट नहीं करता, जब वो अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है. नेक्स्ट देखो, इन्होंने जो शेल्स के नाम दिए, वो जो शेल्स थे उनके जो इन्होंने नाम दिए हमें, या इनके जो नाम दिए इन्होंने, these orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N and numbered as 1, 2, 3, 4. K 1, L 2, M 3, N 4. ऐसे K, L, M, N 1, 2, 3, 4 ये शेल्स है. ये डायग्राम है, डायग्रामेटिकली आप इसे समझ सकते हो.
1 2 3 4 K L M N, these are the shells. पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, ये आपने डायग्राम में देखा. नेक्स्ट कम्स मास नंबर. उन्होंने, अब ये तो हो गया, उनका मॉडल क्या था. अब इनका कोई ड्रॉबैक नहीं है क्योंकि ये फाइनल मॉडल हमें मिला था. नो ड्रॉबैक्स, नो फर्दर स्टडी ऑन मॉडल्स. बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मॉडल्स की अगर हम बात करें, थॉमसन मॉडल पढ़ा हमने, उन्होंने पुडिंग से कंपेयर करा था, उनके पोस्टुलेट्स आपको याद रखने हैं. रदरफोर्ड पढ़ा था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, बेसिकली गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं हम उसे. बोहर मॉडल हमने पढ़ा था, बोहर मॉडल हमने अभी पढ़ा है, उसमें डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के बारे में बात करी गई है, ऑर्बिट्स के एनर्जी लेवल्स बताए गए हैं, उनकी नेमिंग बताई गई है KLMN से. ओके, अब जो हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मॉडल्स हमारे सारे हो गए हैं. फर्स्ट टर्म इज मास नंबर. मास नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय A. मास नंबर इज total sum of total number of protons and total number of neutrons lying in the nucleus of the atom. मास नंबर क्या होता है बेसिकली, अगर हम देखें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय A. मास नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ टोटल नंबर, मास नंबर इज टोटल सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मास नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? total number of protons plus total number of neutrons. Next we come on to study about atomic number. Total number of protons present in the nucleus of any atom is called the atomic number. Atomic number is denoted by Z. Okay. Total number of protons present in the nucleus of any atom is called atomic number. आप atomic number कैसे निकाल सकते हो? Atomic number is equals to total number of प्रोटॉन्स. जो खाली प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो एटॉमिक, उतना ही उनका एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का. इट इज डिनोटेड बाय Z. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोहर-बरी स्कीम. आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, मतलब डिफरेंट ऑर्बिट्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, किसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में किसने हमें बताया था? दैट वाज बोहर-बरी स्कीम. 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया. फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज डन बाय 2n स्क्वायर रूल व्हेन n is equals to number of shell. 2n स्क्वायर. 2n स्क्वायर मतलब ये एक फॉर्मूला है जो आपको दिया हुआ है जिसमें हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पता चलता है. n इज नंबर ऑफ शेल. जैसे n अगर 1 है, k इज द फर्स्ट शेल, 2n स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स. n इक्वल्स टू 2. आपने 2n स्क्वायर का फॉर्मूला, सेकेंड शेल k, 2 इंटू 2 का स्क्वायर टू 8 इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे आप देख सकते हो. द आउटरमोस्ट शेल can't hold more than 8 electrons. 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शेल, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होल्ड कर सकता, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले सकता. ओके. नेक्स्ट इज नेम ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस. ये इनके एटॉमिक नंबर है 1 से लेके 15 तक. 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स आपको याद करने हैं. आपकी जो NCERT बुक है उसमें दे रखे हैं. आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद करना, क्योंकि आगे पूरा केमिस्ट्री का बेस इन नेम ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है. क्वेश्चन इनसे आएंगे आपके. अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो K1 K2, K21 L1, K2 L2, ये आपको बस एक बार देख लेना है. नॉट नेसेसरी कि आपको इनकी वाली कॉन्फिगरेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे जो आज के टाइम में यूज हो रहा है, करेंटली यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड. ओके. नेक्स्ट इज नेम ऑफ, ये रहे 20 तक के, तो ये रही सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. 20 तो आपको याद होने चाहिए, ये कंपल्सरी है, याद होनी चाहिए. नेक्स्ट क्लास में सबको याद होनी चाहिए 20 एलिमेंट्स. एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन. अब अगर हम बात करें वैलेंसी की, जो हमने थर्ड यूनिट में भी बात करी थी, इसमें भी बात करेंगे हम. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी. ये आपने उसमें भी पढ़ा था कि वो कितने एटम्स को अपने साथ कंबाइन कर, कितने एलिमेंट्स को अपने साथ कंबाइन कर सकते हैं, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं. फ्रॉम बोहर-बरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट इफ आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल इज बिकम वेरी स्टेबल. वो बहुत स्टेबल हो जाती है क्योंकि वो फुली फिल्ड है. 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो ले नहीं सकता, और अगर 8 के 8 है तो वो फुली फिल्ड है. इट इज फुली फिल्ड. ओके, फुली फिल्ड है, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. इट मीन्स इफ इन एनी एलिमेंट outermost shell contains 8 electron, it is always stable, so it will not combine with other elements, so its valency will be 0.
किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर शेल में बात हो रही है, कहीं आप लोग कंबाइन इलेक्ट्रॉन्स देख लो तो उसकी वैलेंसी 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि वो कंबाइन करना पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं पसंद करेगा? क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से का रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। ये आपको ध्यान रखने हैं पॉइंट्स, बहुत आराम से ध्यान रखना। These elements are known as inert elements. Inert elements, they do not react, they do not combine with any other elements, तो इनको हम inert elements बोलते हैं. In case of helium, it has 2 electrons in its outermost shell due to small size. अब आप कहोगे कि भाई हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी वो नोबल गैसेस में आ रहा है, नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड वाली है, तो उसमें हम लोग कंबाइन नहीं करते। तो ये एक एक्सेप्शनल रीजन है जो आपको याद रखना ही रखना है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको याद रखना है ये। इन केस ऑफ हीलियम, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outermost shell. Due to small size of helium, we cannot combine its octet, so it cannot complete its octet. So H and He are exceptions of octet rule. अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंस की, दैट इज ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल. ऑक्टेट 8, the tendency of atom to prefer to have 8 electrons in outermost shell. When atom have fewer than 8 electrons, they tend to react and form more stable compounds. ऑक्टेट रूल क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उसके outermost shell में होनी चाहिए, और अगर उसके outermost shell में इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से वो कंबाइन करता है, कंबाइन करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है. डुप्लेट रूल की अगर हम बात करें, डुप्लेट रूल states that an electron is stable if its atom has 2 electrons in its outermost shell, and to attain this state, elements lose grains or share electrons and form chemical bond. The only element known to follow this rule are hydrogen, helium and lithium. जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, पहली बात तो वो आपको याद होनी चाहिए, एटम्स एलिमेंट्स कौन से हैं, वो हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम. उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ही फिल होता है उनका आउटरमोस्ट शेल, और वो उसी में ही एक स्टेबल स्टेट एक्वायर कर लेते हैं जिसमें फर्दर केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, फर्दर रिएक्शंस नहीं होते. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल. अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन्स. आपने इसके बारे में सुना है? No. Protons and neutrons are collectively known as nucleons. अगर आप प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को एक साथ देखो तो वो मास नंबर को रिप्रेजेंट भी करते हैं, और अगर हम उनको एक नाम देना चाहें, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन हैशटैग नेम्स बनते हैं लोगों के, तो हमने भी फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बना दिया, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हैशटैग नेम इज न्यूक्लियॉन्स. ओके, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम. ए रिप्रेजेंट्स मास नंबर. ऐसे लिखते हैं हम एटम को, ऐसे लिख दिया हमने, ऊपर हम उसके ए लिखते हैं, दिस इज ए यानी कि मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर आता है दैट इज की जेड. ओके, जैसे आप इसमें देखो नाइट्रोजन का मास नंबर इज 14, एटॉमिक नंबर इज 7. ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन है. अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में. आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर. आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट होते हैं, उनका हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है. वो एलिमेंट भी सेम होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी, क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर हो सकता है, तो क्या होता है कि एलिमेंट सेम है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, बट उसका मास नंबर डिफरेंट होता है. और ऐसे में अगर हम आइसोटोप देखें तो कार्बन आइसोटोप सही है, कार्बन 12, कार्बन 14. क्लोरीन आइसोटोप से 37 और 35 वाले हमारे पास. यूजेस अगर हम बात करें कि भाई नीड क्या है, क्या फायदा इन आइसोटोप्स का. यूरेनियम इज एन आइसोटोप यूज्ड एज न्यूक्लियर रिएक्टर्स. ये आपको याद रखने, वन वर्ड में आते हैं, एमसीक्यूज में 1 मार्कर में आते हैं, ठीक है. Isotopes of cobalt, isotopes of cobalt is useful to treatment of cancer, and isotope of iodine is used for treatment of goiter. ये आपसे पूछ लेते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आइसोटोप यूज होता है, या ये पूछा जाता है कि इस ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आइसोटोप है, जो भी मतलब. Isobars. Isobars are the atoms of those elements which have same number mass. मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स. आइसोबार्स मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट. आइसोटोप मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, कैल्शियम 40-20, आर्गन 40-18. एटॉमिक नंबर डिफरेंट है 20 and 18, एलिमेंट्स डिफरेंट है बट एटॉमिक मास मास नंबर सेम है 40 and 40. एवरेज एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ masses of its isotopes. Average atomic mass क्या होता है? Average atomic mass of an element is the sum of masses of its isotopes. Isotopes के जो मास होते हैं, जितने भी isotopes हैं उनके मास को हम जब प्लस करते हैं, सम करते हैं, उसको हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं. देखो 2 लेक्चर में हमारे चैप्टर खत्म हो गया है. डाउट्स किसी, बहुत ही छोटा चैप्टर था और बहुत ही इजी चैप्टर है,
किसी को अगर कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। लेक्चर 1 2 दोनों में खत्म। नेक्स्ट वीडियो आएगी क्वेश्चन आंसर सेशन की। डू लाइक शेयर एंड कमेंट इन द वीडियो, ओके, और सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछना, वील रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल फॉर अस। सो आप देखिए वीडियो को, प्लेलिस्ट है, पिछले 3 चैप्टर्स कवर है, उनमें आपको वाईटी पर ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी उन तीनों चैप्टर्स की। थैंक यू।